हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 डायमेंशनल एनालिसिस। और डियर, आज जो है इसमें हमारा वो नंबर 8th वीडियो है, वीडियो नंबर 8। ओके डियर, और आज जो हम कराने वाले हैं आपको एप्लीकेशंस जो करा रहे थे हम डायमेंशन इक्वेशन की, वो आज थर्ड कराने वाले हैं, टू स्टेबलाइज द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी अगर हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में हम एक रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं, और वो भी किसकी हेल्प से? डायमेंशनल फॉर्मूले या डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। ओके, तो डियर यही है हमारा थर्ड एप्लीकेशन, और इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए हमें एक सबसे पहले एक क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, और वो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड ऑन द मास स्मॉल m, लेंथ स्मॉल l एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। ओके, स्टेब्लिश द रिलेशन अमंग दीज क्वांटिटीज़। यानी हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड नोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डियर, वो हमें स्टेब्लिश करना है इस ठीक है, इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो देखिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले किस किस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड? यहां पर डिपेंड जो करता है मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लेंथ एल पर डिपेंड करता है, और थर्ड इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। अब ये किस किस तरीके से डिपेंड करता है हमें ये नहीं पता, और यही हमें करना है इस क्वेश्चन में फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास m की a घात के a पावर, मास m की a पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ l की b पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की c पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा हमको पहले सपोज करना होगा, एजम्पशन है, और हम इस चीज़ को लिख देते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं, सपोज द टाइम पीरियड कैपिटल T depends on mass raised to the power of a, on length raised to the power b, and on acceleration due to gravity raised to the power c। दैट इज, क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डियर? तो लिखेंगे कि टाइम पीरियड टी जो है मास m की a पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लेंथ l की b पावर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की c पावर के। ओके, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे, तो यहाँ से डियर हम देख पाएंगे कि यहाँ से एक कांस्टेंट k लेना होगा हमें, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। यहाँ इस इक्वेशन को फर्स्ट मानकर यहीं रोक देते हैं।
इसके बाद देखिए हमें करना क्या होगा, इसके बाद हम दोनों साइड्स में मीन्स LHS और RHS दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूले सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, टी टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का टी होगा, के जो है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशनल नहीं होती है, इसलिए डायमेंशनल लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये एम मास है तो मास का कैपिटल एम हो जाएगा, और ये लेंथ है इसकी कैपिटल एल हो जाएगी डायमेंशन, और जी मीन्स ग्रेविटेशन, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और इसकी LT-2 होती है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम इन सबको लिख देते हैं, तो क्या करेंगे हम, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ both the sides, तो वी हैव, देखिए टाइम पीरियड टी का तो टी ही रहेगा, डायमेंशन लेस है तो इसलिए कोई नहीं लिखेंगे, इसका मास है इसका कैपिटल एम लिखेंगे, ये लेंथ है इसका एल लिखेंगे हम, और ग्रेविटेशन, ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसका LT-2 होता है। तो ये डायमेंशन होती हैं इनकी, मैंने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद डियर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इधर हमारा m और l नहीं है तो इसकी पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 l की पावर 0 इंटू टी लिख सकते हैं इसको। और इन सबको देखिए डियर हम क्या कर सकते हैं, m की पावर तो आपकी a है, इधर l की पावर जो है आपकी वो b है, लेकिन यहाँ हम इनको अलग अलग कर देते हैं, l की पावर c है और t की पावर -2 की पावर भी कितनी है, c है, तो अलग अलग कर देते हैं। l की पावर देखिए यहाँ से c भी हो जाएगी और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 इंटू सी, यानी कि -2c हो गई, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। अब इन सबको एक साथ कर देते हैं, मीन्स m0 l0 t, इसको क्या करेंगे देखिए डियर, m की पावर और कहीं m की पावर नहीं है इसलिए m की पावर तो a रहेगी आपकी। अब बात करते हैं l की पावर की, l की पावर डियर यहाँ पर b है और यहाँ पर c है यानी b+c, और इधर t की पावर कितनी है डियर, -2c है, लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की कंपेयरिंग कर देंगे पावर्स की, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। तो देखिए डियर यहाँ से m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, RHS में m की पावर a है और RHS में m की पावर 0 है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि a = 0 हो गया, a = 0। अब बात करते हैं हम l की पावर की, l की पावर क्या है यहाँ पर b+c, और इधर l की पावर है 0 यानी b+c = हो गया 0। और डियर थर्ड है आपका t की पावर -2c है इधर, तो -2c, और इधर t की पावर कितनी, सपोज 1 है, ये क्या है यहाँ पर 1 मानी जाएगी, कोई पावर नहीं तो 1 होती है, तो -2c = होता है 1 के। तो डियर यहाँ से हम a की पावर a = 0 हमें मिल गया, फिर हम यहाँ से c की पावर c को कैलकुलेट कर देते हैं, c = ये 1 और ये -2 नीचे आ गया, यानी c की पावर आ गई डियर -½ और यहाँ पर c की पावर -½ रख देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले -c हो जाएगी इधर जाकर, और -c की पावर है -½ यानी b = कितना हो गया, ½ आ गया डियर, कितना आ गया, b आ गया ½। यहाँ से हमने ABC जो पावर्स दी हुई थी ABC उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a की वैल्यू 0, b हो गया ½ और c हो गया -½ अब इन ABC की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं ABC की वैल्यू, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो डियर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव ABC की वैल्यू, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए क्या आएगी डियर, इक्वेशन फर्स्ट है ये रही आपकी, तो यहाँ पर t टाइम पीरियड है ये, तो t = क्या हो जाएगा डियर, के, आप देख पा रहे हैं t = के m की पावर a, और a की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, देख रहे हैं आप, a की वैल्यू क्या आई है 0, और l की पावर b और b की वैल्यू ½ आई है,
और g की पावर c, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के हाफ है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर m की पावर a की वैल्यू 0, l की पावर b, और b की जो वैल्यू आई है हाफ आई है, और g की पावर c, और c की वैल्यू माइनस के हाफ है डियर। तो लिख दिया हमने यहाँ से। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, t इजकल टू k, m की पावर 0, और जिसकी पावर 0 हो उसकी कोई मतलब जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर m की पावर 0 मीन्स पूरी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। m की पावर 0 ये पूरा 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि l की पावर हाफ। और डियर ये जो आपकी माइनस हाफ है, g की पावर माइनस हाफ, इसको आप नीचे ले जाकर प्लस हाफ कर देंगे, माइनस हाफ नीचे आकर प्लस हाफ, और m की पावर 0 था, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। तो यहाँ से डियर t इजकल टू k, आप देख रहे हैं कि यहाँ अंडर रूट है l की पावर, अंडर मतलब l की पावर हाफ है तो अंडर रूट में ले सकते हैं इसको, g की पावर भी हाफ है तो हाफ पावर का मतलब अंडर रूट होता है, तो इसको भी हम अंडर रूट में ले सकते हैं। तो इसका मतलब l पर भी अंडर रूट और g पर भी अंडर रूट, तो इसका मतलब पूरे में लिख सकते हैं अंडर रूट में इसको, l पर भी अंडर रूट आ गया और g पर भी अंडर रूट। तो डियर ये तो हो गया हमारा यहाँ से रिलेशन। अब यहाँ पर बात आती है इस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है। तो डियर इसे हम जो निकाल सकते हैं ना, इसे लैब में निकाल सकते हैं हम इसको, और बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट के बाद क्या आती है, k की वैल्यू जो होती है डियर वो 2 पाई आती है। अब आप सोचेंगे 2 पाई कैसे आ गई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो डियर ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कि किस फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ इस फॉर्मूले में जो होती है वो 2 पाई होती है। तो डियर मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप एक्सपेरिमेंट जब करेंगे ये आपको पता चल जाएगी कितनी होती है, और ऐसे ही इतना ही क्यों आती है ये सब आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलेगा। तो यहाँ पर इस k की वैल्यू 2 पाई को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो डियर यही होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g होता है डियर। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा था क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड जो होता है t वो मास की a पावर के, या मैंने लिखा था कि मास की पर डिपेंड करता है ना, और अंडर रूट l पर, यानी कि लेंथ l पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ l और g तो आया है, इसलिए यहाँ पर m नहीं आ रहा है डियर। m नहीं आने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में लिखा था ना कि मास पर भी डिपेंड करता है, ये गलत लिखा था। टाइम पीरियड कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का डियर कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली लेंथ l पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। तो डियर यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।